तो हम आज आपको लेकर चल रहे हैं बेतिया राज और रामनगर राज की। आज हम चलने वाले हैं जानकीगढ़, जिसे कभी चाणकीगढ़ कहा जाता था। हम आज चलने वाले हैं लव कुश की उस कहानी पर, चंपारण की पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं पर। गारंटी के साथ कहता हूं कि ऐसी पढ़ाई आपने नहीं की होगी, कहीं पेड बैचेस में उतना नहीं पढ़ा होगा जितना हम यूट्यूब पर आपको बताने वाले हैं। नील की उत्पादन को कराने की 2 प्रकार की खेती होती थी। तो आपने तो अभी तक सिर्फ एक पढ़ा होगा, 3 कठिया प्रथा। वो रैयतों से 3 प्रकार से खेती करवाते थे। यदि हिंदू और मुसलमान एकजुट होकर एक एक पत्थर ईसाइयों पर फेंकता तो चंपारण निश्चित रूप से अंग्रेज खाली कर देते और चंपारण में अंग्रेज बचते ही नहीं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि किसी भी रैयत की हिम्मत नहीं थी कि वो नील बोने से इनकार करे। यदि कोई ऐसी हिम्मत करता तो 1000 रुपए के, मतलब अलग अलग तरीकों के 1000 रूप के उनके ऊपर जुल्म कर कर उनको मजबूर कर दिया। आपको जान के हैरानी होगी कि 100 रुपए के मुचलके पर जब गांधी को जमानत मिलती है तो गांधी कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है। अंग्रेजों से नफरत हो गया है। सर अभी तो कहां नफरत दिखाया है, अभी तो एक नफरत दिखाऊं, नफरत तुम्हारा मन करेगा कि थूक दे अंग्रेजों पर। नमस्ते, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म शशि शरद सर ऑफिशियल पर। साथियों, एक नए चैनल पर मुलाकात हो रही है, एक नए ऊर्जा के साथ। चैनल का नाम है शशि शरद सर। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन बना लीजिए, क्योंकि नया पता है ये। आपसे पूछ रहा है कि महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने भाग लिया था? क्या वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे? क्या वो नेहरू थे? और नेहरू के अलावा क्या वो नेहरू थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे? क्या वो राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा थे? वल्लभ भाई पटेल और विनोबा भावे थे? राजकुमार शुक्ल और विनोबा भावे थे? आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन व्यक्ति हैं? तो सबसे पहले तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो बी विकल्प हो जाएगा। लेकिन इतना से काम नहीं चलेगा। हम आपको आज लेकर चलने वाले हैं कहां? तो हम आज आपको लेकर चल रहे हैं बेतिया राज और रामनगर राज की। आज हम चलने वाले हैं जानकीगढ़, जिसे कभी चाणकीगढ़ कहा जाता था। हम आज चलने वाले हैं लव कुश की उस कहानी पर, चंपारण की पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं पर। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं साथियों। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, इस पूरी सिस्टम की बताने के प्रयास करेंगे कि चंपारण आखिर था क्या। तो सबसे पहले हम जब चंपारण की बात करते हैं साथियों, तो आप जानते हैं कि यहां पर बिहार स्पेशल के पहले महत्वपूर्ण नेताओं का नाम देख लें आप। तो महत्वपूर्ण नेता में आपको 4-5 नेता मैंने कई बार कहा है एग्जाम में याद रखने के लिए, जिसमें सबसे पहला नाम आता है बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद का। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि ये शामिल थे कि नहीं, तो आप क्या उत्तर देंगे? भाई यस, बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद जो हैं यहां पर शामिल हुआ करते थे। दूसरा, आपसे बिहार स्पेशल के अंदर में एक नाम पूछेगा महादेव देसाई का, तो आप कहेंगे कि यस सर, महादेव देसाई भी क्या हुआ करते थे? तो शामिल हुआ करते थे। तीसरा, बिहार का एक बड़ा नाम जिसे आप कहते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहां शामिल हुआ करते थे। चौथा बड़ा नाम साथियों किसका? तो अनुग्रह नारायण सिन्हा का। अनुग्रह नारायण सिन्हा भी साथियों शामिल हुआ करते थे। अनुग्रह नारायण सिन्हा भी शामिल हुआ करते थे। पांचवा नाम किसका? तो पांचवा नाम मौलाना मजहर उल हक का। किसका साथियों? मौलाना मजहर उल हक का। मौलाना मजहरुल हक का। छठा नाम अगर आप बातचीत करेंगे तो आप जानते हैं कि बिहार के एक बड़े नेता जेबी कृपलानी, जो पेशे से शिक्षक हुआ करते थे, यह भी नाम आपसे पूछ सकता है। लेकिन क्या आप इंटरेस्टेड हैं पूरी चंपारण को डिटेल में पढ़ने के लिए? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको डिटेल के अंदर में, क्या आपको कंटिन्यूअसली डिटेल के अंदर में ये पूरा टॉपिक क्लियर कर दूं? तो यस एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि यस सर, इस टॉपिक को पूरे डिटेल में कर दिया जाए। इस टॉपिक को पूरे डिटेल में, गारंटी के साथ कहता हूं कि ऐसी पढ़ाई आपने नहीं की होगी, कहीं पेड बैचेस में उतना नहीं पढ़ा होगा जितना हम यूट्यूब पर आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं इस पूरी चंपारण की कहानी को, बड़ा डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से बस इतना ही कहूंगा कि हेडिंग लगाइए चंपारण सत्याग्रह, हेडिंग लगाइए चंपारण सत्याग्रह। अब आइए बातचीत करते हैं साथियों चंपारण सत्याग्रह की। आप जानते हैं कि चंपारण के बारे में आप क्या जानते हैं? आपको बस इतना याद होगा कि यह चंपारण सत्याग्रह बिहार की एक कहानी है। सत्याग्रह इसके बहुत सारे डायमेंशन हैं, लेकिन मेरी इच्छा क्या है कि हम चंपारण सत्याग्रह में नॉर्मली बहुत कुछ पढ़ा चुके हैं। मैं चाहता हूं कि बिहार स्पेशल के हिसाब से इस टॉपिक को बता दूं। मैं क्या चाहता हूं कि बिहार स्पेशल के हिसाब से इस टॉपिक को बता दूं, सिर्फ बिहार स्पेशल वाला पोर्शन, क्योंकि नॉर्मल चंपारण तो आप पढ़ ही चुके हैं। नॉर्मल चंपारण तो आप पढ़ ही चुके हैं। अब सुनिए, मैं आपको बताता हूं, जिस बिहार के अंदर में आप बातचीत करते हैं साथियों, ये जो आपका बिहार है, ये जो आपका बिहार है साथियों, इस बिहार के उत्तर पूर्वी भाग में, अगर इस नॉर्थ वेस्टर्न की बात करें यानी उत्तर पश्चिमी भाग के अंदर में एक जिला हुआ करता था जिसका नाम था साथियों चंपारण।
चंपारण जिला हुआ करता था। और चंपारण जिले के अंदर में साथियों आप जानते हैं कि अंग्रेज किसकी खेती कराते थे, तो नील की खेती कराते थे, नील की खेती कराते थे। अब जो अंग्रेज ये नील की खेती कराते थे साथियों, इनको जो किसान खेती करते थे उनको हम क्या कहते थे, तो नीलहे कहा करते थे, मतलब नील की खेती कराने वाले किसानों की हम बात कर रहे हैं। अब जो ये यूरोपीय नीलहे होते थे, यानी कुल मिला के अगर मैं आपसे बात करूं तो यूरोपीय नीलहे जो हुआ करते थे, जो नील की खेती लोगों से करवाते थे, वो मूलतः दो प्रकार की पद्धति अपनाई जाती है। एग्जाम में पूछेगा कितने प्रकार की पद्धति हुआ करती थी, तो नील को पैदा कराने की, नील की उत्पादन को कराने की दो प्रकार की खेती होती थी। पहला होता था जीरात और दूसरा आसामी बार। तो पहला जो पद्धति होता था उसको क्या कहते थे, जीरात कहते थे, और दूसरे को क्या कहते थे, तो आसामी बार कहते थे। सभी लोग इस नाम को कमेंट करें। ये दोनों तरीका होता था, एक तरीके जिससे खेती कराई जाती थी उसका नाम था जीरात, और दूसरा जो तरीका होता था उसे कहते थे आसामी बार। अब ये जीरात क्या है, तो जीरात वो पद्धति है जिस पद्धति के अनुसार क्या करते थे, तो जो यूरोपीय नील मालिक हैं, जो बागान खेतों के मालिक हैं, जो यूरोपीय नीलहे हैं, वो क्या करते थे, वो अपनी देख रेख में अपने हल और बैल की सहायता से नील की खेती कराते थे। तो ये लोग क्या करते थे कि अपनी देख रेख में जो होते थे, अपनी देख रेख में अपने अपनी हल और बैल के द्वारा, अपनी हल और बैल के द्वारा खेती करवाते थे। किस चीज की, तो नील की खेती इनसे करवाते थे। मतलब कुल मिला के कहें तो एक काम समझ लीजिए कि ये रैयत, यानी रैयत का मतलब क्या होता है, किसान होता है। रैयतों को ये मजदूरी देते थे और मजदूरी देकर ये खेती कराते थे। और उस पद्धति को हम क्या कहते हैं, तो उस पद्धति को साथियों हम जीरात कहते हैं। उस पद्धति को क्या कहते हैं, जीरात कहते हैं। चंपारण के अंदर में जीरात के तहत खेती कराई जाती थी। जीरात कहने का मतलब है कि हम जो है यूरोपीय नीलहे हैं, हमें नील की खेती करानी है, ये मेरा जमीन है। हमने कहा है सुनो इधर आओ किसान को बुलाया, हमको पता है कि ये रैयत है, रैयत मतलब किसान होता है। रैयत को बुलाया, उसको बोला तुमको इतनी मजदूरी दूंगा, तुमको खेती करनी है, और उसके बाद हम अपना उसको हल बैल देंगे, अपनी देख रेख में देकर जमीन पर खेती कराएंगे। किस चीज की, तो नील की खेती कराएंगे। उसको क्या कहते थे, उसको हम कहते थे जीरात। अब यहां पे मामला नहीं फंसा था, मामला फंसा असामी बार के अंदर में। असामी बार के अंदर में क्या होता था साथियों, तीन प्रकार की खेती होती थी। डिटेल में पढ़ा दो ना, एक बार बता दो। आसामी बार के अंदर में तीन प्रकार की खेती होती थी। तीन तरीके से आसामी बार के अंदर में नील खेती कराई जाती थी। पहला जो तरीका होता था उसे हम कहते थे तीन कठिया प्रथा। पहले तरीके को हम क्या कहते थे, तो ये जो पहला तरीका होता था इसे हम कहते थे तीन कठिया प्रथा। तीन कठिया प्रथा, पहले वाले को हम क्या कहते थे, तीन कठिया प्रथा कहते थे। दूसरी वाली जो पद्धति होती थी साथियों, उस दूसरी वाली पद्धति को हम कुरतौली कहते थे। क्या कहते थे, तो कुरतौली कहते थे। और जो तीसरी वाली पद्धति है उसको खुस्की कहा जाता था। उसको क्या कहते थे, तो उसको खुस्की कहते थे। तो आपने तो अभी तक सिर्फ एक पढ़ा होगा, तीन कठिया प्रथा, लेकिन चंपारण के अंदर में आसामी बार पद्धति से खेती कराने के लिए यूरोपीय नीलहे जो हुआ करते थे वो रैयतों से तीन प्रकार से खेती करवाते थे। ठीक है जी, तीन प्रकार से। पहला होता था तीन कठिया, दूसरा कुरतौली और तीसरा खुस्की। अब इसमें जो सबसे ज्यादा प्रचलित प्रथा थी वो कौन सी है, वो तीन कठिया। तीन कठिया का मतलब क्या होता है कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर क्या होती थी, नील की खेती कराई जाती थी। नील की खेती कराई जाती थी, ये आप जानते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, तीन कठिया। लेकिन आपके मन में एक सवाल होगा कि सर कुरतौली क्या होता था, कुरतौली क्या होता था, ये आपको पता होगा। अब इसमें एक बात और होती थी कि जब ये एग्रीमेंट कराते थे तो ये 25 बरस की एग्रीमेंट कराते थे जमीन पर, या 30 बरस तक लगातार आपको खेती करने का एग्रीमेंट करना पड़ता था, तभी वो नील उगाने की इजाजत देते थे और जबरदस्ती भी नील उगवाते थे। सट्टा होता था और ये सब कहानी पूरी चलती थी। नील अगर आप नहीं उगाते हैं तो बहुत भारी जुर्माना देना पड़ता था। लेकिन किसान इतना दबा कुचला आदमी होता था कि वो दबा कुचला होने के कारण क्या करता था भाई, तो वो चुपचाप सह लेता था। उसके बाद कुरतौली पद्धति क्या होती थी, तो कुरतौली के अंदर में जो किसान होते थे वो अपने खेत को, घर को, मकान को, गाय को, भैंस को बंधक रख देते थे, और बंधक रहने के बाद लोन का पैसा लेते थे और उससे नील की खेती करते थे। और उसके बाद उस रैयत जो है ऋण को अदा नहीं कर पाता था, तब तक वो बंधक उसका छूटता नहीं था। यानी अपना खेत, इस पद्धति के दौरान क्या होते थे, पैसे के लिए वो अपना जो खेत होता था, अपना उसका जो मकान होता था, उस मकान को बंधक रख लिया जाता था। और अंग्रेज इस बंधकी को तब तक नहीं छोड़ते थे जब तक उनका पूरा पैसा वापस नहीं कर दिया जाए। इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम कुरतौली कहते हैं। खुस्की क्या होता है, तो खुस्की में जो किसान होते थे, किसानों के साथ पट्टा किया जाता था, और पट्टा करने के बाद वो जो है रैयत नहीं होते थे, नॉर्मली पट्टे पर दे दिया जाना, उसको क्या कहते थे, तो खुस्की कहते थे। इसको पट्टे पर देना का मतलब क्या है, खुस्की कहते थे। अब आपने जो अभी तक सिर्फ प्रथा पढ़ी है वो आप कहते हैं तीन कठिया प्रथा, लेकिन चंपारण में नील की खेती जीरात और आसामी बार दोनों तरीके से कराई जाती थी।
अब आगे बढ़ते हैं, जब ये मामला कहां से निकल के आया। मामले की जब हम बात करते हैं तो आपको पता है कि 1901 के बाद 1911 में जनगणना हुई थी। 1911 की साथियों जब जनगणना हुई तो इस जनगणना में चंपारण का रिजल्ट निकल के आया और पता चला कि चंपारण के अंदर में लगभग 19 लाख लोग जो हैं, 19 लाख लोग यहां की आबादी है। इस चंपारण की आबादी कितनी है? 19 लाख लोगों की आबादी। इस 19 लाख आबादी में भी 19 लाख आबादी में भी अगर आप बात करें तो इसका भी ब्रेकअप जब आप देखेंगे तो इस 19 लाख जो आबादी थी इसके अंदर में लगभग 16 लाख जो है हिंदू हुआ करते थे। लगभग 16 लाख यहां पर हिंदू हुआ करते थे। उसके अलावा लगभग 2.5 लाख के आसपास, कहीं कहीं आपको किताबों में मिलेगा 2,40,000, कहीं मिलेगा 2,86,000, कहीं 2,90,000। तो यहां पर मान के चलिए कि 2 लाख 2.9 लाख जो है यहां पर मुसलमान रहते थे इस चंपारण में। और मैं ये आंकड़ा क्यों बता रहा हूं? क्योंकि यहां पे एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट है। और तीसरा, यहां पे लगभग 2000 के आसपास ईसाई रहते थे। तो भारत के इतिहासकारों ने कहा कि ये 2000 ईसाई मिलकर पूरे चंपारण को चलाएंगे, ये संभव नहीं है। पूरे चंपारण को 2 लाख, लगभग एग्जैक्ट आप पूछेंगे तो 2,07,035 हुआ कर, 735, 2 लाख करें, 2,735। अब आप मुझे बताइए कि 2,735 ईसाई हुआ करते थे। एग्जैक्ट आंकड़ा आप कहें मैं तो लिख देता हूं, 2,735 ईसाई हुआ करते थे। तो भारत के इतिहासकार कहते हैं कि सिर्फ इतने ईसाई मिलकर पूरे चंपारण पर राज करेंगे, नहीं हो सकता। इसीलिए इतिहासकारों ने लिखा कि यदि हिंदू और मुसलमान एकजुट होकर एक एक पत्थर ईसाइयों पर फेंकता तो चंपारण निश्चित रूप से अंग्रेज खाली कर देते और चंपारण में अंग्रेज बचते ही नहीं। लेकिन समस्या इस बात की थी कि भारत के लोगों में आत्मबल की इतनी ज्यादा कमी थी कि यह विरोध करना उनके बस की बात नहीं थी, विरोध करना उनके लिए संभव नहीं था। और आपको याद होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यहीं पर तो मुझे बताना है, और मैंने आपको पढ़ाया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसी पर तो टिप्पणी की थी, इसी चंपारण के इसी आंकड़ों पर भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक कथन दिया। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि यह कथन किसका है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक कथन दिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या कहा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि किसी भी रैयत की हिम्मत नहीं थी कि वो नील बोने से इनकार करे। यदि कोई ऐसी हिम्मत करता तो 1000 रुपए के, मतलब अलग अलग तरीकों के 1000 रूप के उनके ऊपर जुल्म कर कर उनको मजबूर कर दिया जाता। मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यह बताया कि किसी भी लोगों में हिम्मत नहीं थी, किसी भी रैयत में हिम्मत नहीं थी, इसकी बात उन्होंने की। और बुज़दिल कहा यहां पर कि लोगों के पास हिम्मत नहीं थी, अगर लोग खड़ा होकर विरोध करते तो अंग्रेजों की औकात कहां, अंग्रेज तो एक एक पत्थर मारते तो ये खाली हो जाता। लेकिन अब शुरू होगी साथियों कहानी, और जिस कहानी के बारे में हम बातचीत करेंगे और वो कहानी किसकी होगी तो आप भी जानते हैं, पंडित राजकुमार शुक्ल की होगी, पंडित राजकुमार शुक्ल की होगी। कहानी शुरू करते हैं चंपारण की। साथियों कहानी शुरू होती है, एक डेट है साथियों जिसका नाम है 10 अप्रैल। इसके पहले की कहानी मैं बता चुका हूं, जब आप पटना जंक्शन पर उतरेंगे तो 10 अप्रैल 1917 साथियों, ये डेट याद रखिएगा। 10 अप्रैल 1917 को पटना जंक्शन पर महात्मा गांधी पहुंचते हैं। पटना जंक्शन पर कौन पहुंचता है तो महात्मा गांधी पहुंचते हैं। और जब महात्मा गांधी पटना जंक्शन पे पहुंचते हैं तो पहुंचने के बाद ये अकेले नहीं पहुंचते हैं, इनके साथ राजकुमार शुक्ल भी होते हैं। इनके साथ साथियों कौन होता है तो राजकुमार शुक्ल भी होते हैं महात्मा गांधी के साथ। और राजकुमार शुक्ल जो ये महात्मा गांधी के साथ होते हैं, यहां से ये पटना उतरते हैं और उतरने के बाद अपने मित्र से मिलने जाते हैं जिनका नाम होता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है साथियों, आपको पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से ये मिलने जाते हैं। एग्जाम में बीपीएससी ने कई बार पूछा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का आवास कहां, तो आप भी जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पटना के अंदर के रहने वाले थे। और पटना में कहां तो आपको ही पता है कि मौर्य लोग के पीछे एक इलाका है जिसे बंदर बगीचा कहते हैं। उसी बंदर बगीचा के इनका घर हुआ करता था। बंदर बगीचा में जब इनके घर पर गांधी जी गए तो मालूम चला कि ये कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। आपको पता है कलकत्ता में 1917 का अधिवेशन कहां हुआ है? 1917 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। और महात्मा गांधी कलकत्ता अधिवेशन के बाद कहां चले गए हैं तो महात्मा गांधी कलकत्ता अधिवेशन के बाद जगन्नाथ पुरी दर्शन करने चले गए। फिर जब इनसे मुलाकात नहीं हो पाएगी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद ही अपने मित्र से निकलेंगे और इनके मित्र होंगे जिनका नाम होगा मौलाना मजहर उल हक। एग्जाम में यहां से सवाल पूछेगा कि मौलाना मजहर उल इनके घर का नाम क्या है तो साथियों इनके घर का नाम है सिकंदर मंजिल। एग्जाम का यह पूछा हुआ सवाल है, बिहार स्पेशल का। एग्जाम में पूछेगा कि इनका घर कौन सा, तो सिकंदर मंजिल। ये जो सिकंदर मंजिल है ये फ्रेजर रोड में है। इसी मौलाना मजहर उल हक से मिलने सिकंदर मंजिल जाते हैं। और सिकंदर मंजिल क्योंकि मौलाना मजहर उल हक इनके साथ पढ़ाई किए थे, कहां पे? लंदन में इनर टेम्पल कॉलेज के अंदर।
उसके बाद गांधी जो है, उसके बाद गांधी आगे बढ़ते हैं। उसके आपको बताइएगा, अगर आप कहिएगा तो इतना डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे, हम धीरे धीरे बता के निकल जाएंगे। यहां पर गांधी जब इनसे मुलाकात करते हैं और इसके बाद गांधी कहां निकल जाते हैं, तो इसके बाद गांधी मुजफ्फरपुर के लिए निकल जाते हैं और मुजफ्फरपुर में इनकी मुलाकात इनके मित्र इंतजार कर रहे होते हैं। नाम होता है जेबी कृपलानी। नाम क्या होता है, तो नाम होता है साथियों जेबी कृपलानी। और जेबी कृपलानी से यहां उनकी मुलाकात होती है। जब जेबी कृपलानी मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं महात्मा गांधी, तो अपने छात्रों के साथ स्टेशन पर उनको रिसीव करने आते हैं। उसके बाद मुजफ्फरपुर के अंदर में मीटिंग होती है 11 अप्रैल को, अगले ही दिन। वहां पे एक मंत्री होते हैं विल्सन, वो मिलते हैं और कहते हैं कि आप चंपारण मत जाइए, ये ठीक नहीं है, चंपारण जाएंगे परेशान हो जाएंगे। उसके बाद 12 अप्रैल को महात्मा गांधी मुजफ्फरपुर के ही गया सिंह के घर पे रुकते हैं। वहां पे भी अंग्रेज अधिकारी कहते हैं कि आप चंपारण मत जाइए, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। 13 अप्रैल को महात्मा गांधी कमिश्नर से मिलते हैं। कमिश्नर कहता है कि आप चंपारण मत जाइए, अगर आप जाइएगा तो हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन महात्मा गांधी अपने मित्र रामनवमी प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, रामदयालु सिंह और गया प्रसाद साथ के साथ गांधी जी कमिश्नर साहब से मिलने जाते हैं, लेकिन मिलने का समय नहीं मिलता है। उसके बाद वहां पर धारा 144 लगा दी जाती है और उसके बाद अंततः 15 अप्रैल को महात्मा गांधी जो है 15 अप्रैल को महात्मा गांधी जो है कूच कर जाते हैं। कहां के लिए, तो 15 अप्रैल को महात्मा गांधी कूच कर जाते हैं चंपारण के लिए। और गांधी कहते हैं कि अब हम कहां चलेंगे, तो अब हम चंपारण चलेंगे। और चंपारण के लिए जब गांधी जी निकलने लगते हैं तो गांधी कहते हैं आपको गिरफ्तार करना है, गिरफ्तार कर लो, मुझे इसका कोई फक्र नहीं है। लेकिन महात्मा गांधी कहते हैं कि अब मैं चंपारण जाऊंगा। और चंपारण में महात्मा गांधी कहां जाते हैं, तो मोतिहारी जाते हैं, मोतिहारी पहुंचते हैं। जब महात्मा गांधी यहां पर मोतिहारी पहुंचते हैं, वो डेट होता है 15 अप्रैल को। साथियों याद रखिएगा, 15 अप्रैल को महात्मा गांधी जो है कहां जाते हैं, तो चंपारण। चंपारण जाने के बाद ये गोरख प्रसाद के घर पर ठहरते हैं। उसके बाद जैसे ही गांधी जी चंपारण पहुंचे और गांधी जी की सूचना फैलती है, गांव गांव से लोग जुटने लगते हैं कि गांधी जी आए हैं, जिनके दर्शन मात्र से जैसे ही गांधी जी यहां पहुंचते हैं चंपारण, जैसे ही गांधी चंपारण पहुंचते हैं, उनके चंपारण पहुंचने के बाद एक व्यक्ति होते हैं राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल साइकिल उठाकर पूरी मोतिहारी घूम जाते हैं और लोगों से गांव गांव जाकर, घर घर जाकर कहते हैं कि चलिए एक ऐसे महात्मा आए हैं जिनके दर्शन मात्र कर लेने से आपकी समस्त समस्याओं का समाधान आएगा। इसीलिए एग्जाम में बोलता है कि महात्मा कहकर सबसे पहले किसने बुलाया, तो राजकुमार शुक्ल ने बुलाया, राजकुमार शुक्ल ने बुलाया। अब आप जानते हैं कि महात्मा गांधी वहां से निकलते हैं, तब तक एक बलात्कार की कोई सूचना मिल जाती है, तो जसोल पट्टी गांव जाने लगते हैं। वो जसोल पट्टी में उनको अंग्रेज रोक लेते हैं, बीच में चिट्ठी धरा देते हैं। दरोगा जी गाड़ी पर से महात्मा गांधी को उतार लेते हैं, उसका टमटम पर बैठाकर महात्मा गांधी को लाया जाता है। कहां पर, तो मोतिहारी में। जब मोतिहारी में उनको लाया जाता है तो उनको कहा जाता है कि आप पहली गाड़ी से चंपारण छोड़ दीजिए, और अगर आपने चंपारण नहीं छोड़ा तो हम आपको गिरफ्तार कर जेल भेज देंगे, जेल भेज देंगे। महात्मा गांधी कहती है तो आप भेजना है तो जेल मुझे भेज दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उसके बाद महात्मा गांधी 18 अप्रैल को कोर्ट में हाजिर होते हैं। और उसके बाद महात्मा गांधी को जेल भेजने की तैयारी की जाती है, तो महात्मा गांधी कहते हैं कि मुझे जेल भेजना है, भेज दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का। लेकिन तब तक चंपारण के लोग चारों तरफ से जुट जाते हैं। जब चंपारण के लोग चारों तरफ से जुट जाते हैं तो उसके बाद महात्मा गांधी की हिम्मत बढ़ जाती है और एसडीएम साहब जो है 100 रुपए के मुचलके पर जमानत दे देते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि 100 रुपए के मुचलके पर जब गांधी को जमानत मिलती है तो गांधी कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है। गांधी ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि देश को सविनय अवज्ञा का प्रथम सबक जो है मैं प्रत्यक्ष उसका गवाह हूं। और गांधी ने कहा कि मैं 100 रुपए देकर अपनी जमानत नहीं लूंगा। और जानते हैं लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में जो मजिस्ट्रेट साहब थे उन्होंने अपनी पहचान पर उनको जमानत दे दी, जमानत दे दी महात्मा गांधी को। उसके बाद महात्मा गांधी बेतिया की ओर निकले। और एग्जाम में ध्यान रखिएगा 22 अप्रैल को महात्मा गांधी कहां पहुंचे, तो 22 अप्रैल को महात्मा गांधी बेतिया पहुंचे। बेतिया से फिर आगे निकले, एक गांव है जिसका नाम है साठी, नरकटियागंज में पड़ता है, ये साठी प्रखंड है। इस साठी में उन्होंने लगभग 8000 किसानों से, 8000 रैयतों से मुलाकात की। और रैयतों से मुलाकात करने के बाद इनके बयान को दर्ज किया, इनके बयान को अपने डायरी में दर्ज किया। और बयान को दर्ज करने के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार की और रिपोर्ट तैयार करने के बाद उसके मुख्य सचिव को सौंप दिया। और तब जाकर जब मुख्य सचिव को सौंपा, तब जाकर जब 22 अप्रैल हुआ, अप्रैल के बाद मई आया, 13 मई को इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने अपनी रिपोर्ट इनको जमा कर दी और रिपोर्ट महात्मा गांधी ने जमा करी 13 मई को। मई के बाद महीना आया जून का, रांची में गांधी जी को बुलाया गया। रांची में अंग्रेजों ने बैठक की थी, रांची में।
और रांची में बैठक हुई, और रांची में बैठक होने के बाद रांची में बैठक हुई, और रांची में बैठक कब हुई? तो जून महीने के अंदर में हुई, जून 1917 में। और रांची में जब बैठक हुई तो इसी बैठक में निर्णय लिया गया कि एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इसी में हुआ कि अब हम क्या करेंगे, तो एक कमेटी का गठन करेंगे साथियों, एक कमेटी का गठन। और तब जाकर उस कमेटी को बनाया गया, जिस कमेटी का नाम क्या है, तो उस कमेटी का नाम बना चंपारण कृषि जांच समिति। कृषि जांच समिति, एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम क्या पड़ा, तो जिसका नाम पड़ा चंपारण कृषि जांच समिति। अच्छा लग रहा है, अगर आपको नहीं इतना डिटेल में पढ़ना है तो मुझे बोलिए, मैं छोड़ के आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन मैंने सोचा कि पढ़ा रहा हूं तो एक बार धांस के पढ़ा दूं। अगर आप कहेंगे तो मैं छोड़ दूंगा, जैसा कहिए। अगर पढ़ाना है तो एक बार दिल दे दीजिए, कमेंट बॉक्स में वीडियो को लाइक कर दीजिए, तो मुझे पता चल जाए कि हाँ आप पढ़ना चाहते हैं। यस सर, पढ़ाना है, दिल आने लगा। सुनिए, अब जब समिति की जांच की बात हुई तो इसमें 7 सदस्य थे, लेकिन सबसे पहला नाम जो आपको याद होना चाहिए, आप अपना नाम भूल जाएं लेकिन ये नाम आप याद रखें, और वो नाम है FG स्लाई। यही इसके नेतृत्वकर्ता थे या अध्यक्ष थे। आपसे पूछेगा कि इस कमेटी की, ये पूछा हुआ सवाल भी है टीआरई का, टीआरई में पूछा कि इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो FG स्लाई हुआ करते थे। LC अदामी हुआ करते थे। दूसरा नाम जो है LC अदामी का है, अदानी मत समझ लीजिएगा, ये अदामी है, अदामी। तीसरा नाम रैना, आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि रैना का नाम मत भूलिएगा, तो आपने कहा था रैनी है क्या? जी बिल्कुल, जी रैनी है साथियों, जी रैनी तीसरा नाम। चौथा नाम डीजे रीड है साथियों, डीजे रीड है, डीजे रीड है, और डीजे रीड इसके महत्वपूर्ण सदस्य हुआ करते थे। पांचवा नाम जो इसमें काफी महत्वपूर्ण था, राजा हरिहर प्रसाद हुआ करते थे, राजा हरिहर प्रसाद। इसके अलावा छठा आदमी, ये नाम याद कर लीजिएगा, नारायण सिंह का आपको नाम मैंने बताया था, नारायण सिंह हुआ करते थे। और सातवां आदमी अगर आपसे हम बात करें, सातवां आदमी आपसे बात करें तो वो महात्मा गांधी हुआ करते थे। इन सदस्यों की नियुक्ति की गई और महात्मा गांधी को भी इसमें शामिल किया गया। जब ये संयुक्त लोग बैठे तो इस समिति की पहली बैठक 17 जुलाई को हुई। इस समिति की जो पहली बैठक है, इस जांच समिति की बैठक जो है, इस समिति की पहली बैठक, इस समिति की साथियों, इस समिति की पहली बैठक की आप बात करेंगे तो ये पहली बैठक 17 जुलाई 1917 को हुई, 17 जुलाई 1917 को हुई। इसके बाद फिर इस बैठक में निर्णय नहीं हो पाया। उसके बाद इन्होंने 3 अक्टूबर 1917 को अपनी आदेश को जारी कर दिया। इन्होंने जो है 3 अक्टूबर, इसके बाद कौन सा डेट, तो 3 अक्टूबर 1917 को इन्होंने क्या किया, तो अपना जो है आदेश जारी कर दिया। मतलब इस कमेटी ने अपनी अनुशंसा जो है जारी कर दी और कहा कि ये हमारी अनुशंसा है, इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद बिहार सरकार के सामने 4 अक्टूबर को इसे पेश किया गया और उसके बाद अंततः 18 अक्टूबर, सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, 18 अक्टूबर 1917 इस दिन ये जो है लागू कर दिया गया। 18 अक्टूबर को इसकी अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई, इसकी अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई, अखबारों में छाप दिया गया और बताया गया कि हमने इसमें फैसला क्या लिया है। अब जब इन्होंने फैसला, अपनी अधिसूचना जारी की तो 18 अक्टूबर, ये डेट अपना बर्थडे भूल जाइए लेकिन ये याद रखिएगा, 18 अक्टूबर 1917 को इसमें क्या फैसला आया। इन लोगों ने 3 बड़े फैसले किए, इन लोगों ने 3 बड़े फैसले किए। उसमें जो सबसे बड़ा फैसला, जो सबसे पहला था कि उन्होंने 3 कठिया प्रथा को समाप्त कर दिया। उन्होंने 3 कठिया प्रथा को समाप्त कर दिया, 3 कठिया प्रथा को। दूसरा, जब मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जब चंपारण के अंदर में क्या हुआ था, नील की खेती जब धीरे धीरे कम होने लगी, जर्मनी के अंदर में जब डाई का आविष्कार हो गया, क्योंकि हम बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं इसलिए वो वाला मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, है ना, वो पोर्शन मैंने कवर नहीं किया, वो पहले ही बता चुका हूं। तो आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि जब जमीनें उनकी एग्रीमेंट कर ली गई, अनुबंध कर ली गई, तो अंग्रेजों ने कहा कि जर्मनी में जब डाई का निर्माण हो गया, आविष्कार हो गया, तो भारत की जो यूरोपीय की जो नीलें थी, भारतीय नील थी, इनकी मांग बाजारों में खत्म हो गई। और जब इनकी मांग बाजारों में खत्म हो गई तब जाके उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भैया आपको अगर अपना जमीन मुक्त कराना है, एग्रीमेंट से छुड़वाना है, तो आप मोटा माल दीजिए, पैसा दीजिए, तब हम आपकी जमीनें छोड़ेंगे।
तो यहां पर तिनकठिया प्रथा को समाप्त किया ही गया और बोला गया कि अवैध वसूली, एग्जाम का सुपरहिट क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है तो ध्यान रखेंगे। इन्होंने क्या कहा कि अवैध वसूली का 25%, अवैध वसूली का 25% नीलहों को, सॉरी किसानों को वापस किया जाए। एग्जाम में पूछेगा कितना प्रतिशत किसानों को वापस किया जाए, तो ध्यान रखिएगा अवैध वसूली का 25% किसानों को वापस करना था। तीसरी बात जो यहां पे महत्वपूर्ण बात थी, और वो तीसरी बात ये थी कि उन्होंने कहा कि 1 दशक के भीतर जितने भी, मतलब अगले 10 साल में जितने भी नीलहे हैं यहां पे यूरोपीय हैं, वो सब के सब चंपारण छोड़ दें। तीसरा आदेश जारी किया कि 1 दशक यानी 10 वर्ष में, 10 वर्ष के भीतर नीलहे जो है, इनका टारगेट था, इन्होंने कहा कि हमारा टारगेट है कि 10 वर्ष के भीतर नीलहे चंपारण छोड़ दें। ये 3 बड़े फैसले 18 अक्टूबर 1917 को लिए गए, और ध्यान रखिएगा कि चंपारण के अंदर में बहुत सारे ऐसे नेता थे जिन्होंने इस पूरे चीजों को समझा, पूरे चीजों को जाना। तो ये चंपारण की समस्या है। अब आपको एक बात बताऊं, चंपारण के लोग इतना ज्यादा क्यों परेशान थे? चंपारण में सरकार कुल 16 प्रकार के कर लेती थी। कितने प्रकार के? 16 प्रकार के, या 15 प्रकार याद है जहां तक मुझे, 15 प्रकार के खर्च होते। चंपारण में सिर्फ तिनकठिया का मामला नहीं था। चंपारण, जिस चंपारण को आप समझते हैं, उस चंपारण के अंदर में, उस चंपारण में जो कर था, टैक्स था या शोषण कह ले, वो चंपारण में कर सिर्फ एक तिनकठिया प्रथा का कहानी नहीं था। चंपारण में एक तो कहानी है कि तिनकठिया है, एक तो ये तिनकठिया प्रथा से चंपारण के लोग परेशान थे, लेकिन उसके अलावा 15 अलग अलग प्रकार के खर्च, जैसे दूसरे नंबर पर मैंने एक टैक्स आपको बताया, आज पढ़ा ही देता हूं, पैन खर्च। मैंने ऑफलाइन में भी ये नहीं पढ़ाया है। पैन खर्च, चंपारण के किसानों से नहर का पानी, भाई नहर का पानी कौन देता है? सरकार देती है, फ्री में देती है। तो अंग्रेजों ने चंपारण के लोगों से नहर का पानी सिंचाई के लिए दिया जाता था, और उसके बदले भी 3 रुपया प्रति बीघा टैक्स लिया जाता था। नहर के पानी के लिए साथियों, नहर के पानी के लिए 3 रुपया प्रति बीघा, 3 रुपया प्रति बीघा का टैक्स लिया जाता था, और उस टैक्स को हम क्या कहते थे? पैन खर्च कहते थे। चंपारण के किसान परेशान कि इतना टैक्स कौन देगा भाई, पैन खर्च काहे देंगे, हम सरकार को मालगुजारी दे ही रहे हैं, हम जमीन रसीद कटवाइए रहे हैं, फिर अलग से नहर के पानी के लिए भी पैसा दें। लेकिन अंग्रेज कहते थे कि पैन खर्च देना। उसके बाद सलामी खर्च होता था, तीसरा एक टैक्स वसूला जाता था जिसे क्या कहते थे? सलामी कर कहते थे। सलामी कर, सलामी कर के अंदर में प्रति बीघा 3 रुपए का टैक्स बिहार में वसूला जाता था। प्रति बीघा 3 रुपए का टैक्स वसूला जाता था किसानों से, और इसे तिनकठिया लगान कहा जाता था। इसे क्या कहा जाता? तिनकठिया तो नहीं कि भाई सलामी दो हमको, बस तुम्हारे पास खेत है तो तुम इसे तिनकठिया लगान भी कहा जाता था, और यह भी बिहार के लोगों से तिनकठिया लगान वसूला जाता था। तीसरी के बाद चौथी बात अगर हम करें आपसे, चौथी टैक्स की बात करें साथियों, तो एक टैक्स होता था जिसको हम कहते थे सरी दावन। क्या कहते थे? सरी दावन टैक्स। और ये जो सरी दावन टैक्स होता था, ये सिर्फ चंपारण में वसूला जाता था, और कहा जाता था कि अगर तुम माल गुजारी का रसीद कटा रहे हो तो 1 आना पर रसीद तुमको हमको अलग से देना होगा। मतलब मालगुजारी का अगर रसीद कटा रहे हो तो मालगुजारी का रसीद ना 1 आना प्रति रसीद जो है, 1 आना प्रति रसीद दिया जाता था, प्रति मालगुजारी रसीद। चंपारण इतना ही नहीं है, चंपारण में तो बहुत कुछ है, लेकिन कितना पढ़ाया जाएगा। चलिए, चौथा के बाद 5वां टैक्स जो चंपारण के लोगों सर, बैठ माफी वसूला जाता था। चंपारण में अंग्रेज जबरदस्ती जो है बैठ माफी कर वसूलते थे। बैठ माफी क्या होता था? बोलते थे कि हल तुम अगर जोतोगे, अब भाई किसान है, हल तो जुतबे करेगा। कहता था कि चंपारण है, इस चंपारण में हमारा कानून चलेगा, और जितने किसान थे हल के बदले 3 रुपया प्रति हल बैठ माफी वसूला जाता था। 3 रुपया प्रति मल।
छठे नंबर पे अगर बात करें, छठे नंबर पे अगर बात करें तो बांध बहेरी टैक्स वसूला जाता था। बांध बहेरी टैक्स वसूला जाता। इतना ही। चंपारण बहुत बड़ा टॉपिक है भाई, बहुत बड़ा टॉपिक है चंपारण। बांध बहेरी टैक्स वसूला जाता था। और क्या कहा जाता था कि प्रति माल गुजारी 1 आना की दर से देना होगा। जैसे तुम पैन खर्च के दे रहे हो ना, सिंचाई खर्च, वैसे ही बैट माफी 1 आना प्रति खेत वसूला जाता था। उसके बाद एक और टैक्स वसूला जाता था चंपारण के अंदर में। और उस टैक्स को क्या कहते थे? उस टैक्स को कहते थे बपही पुतही टैक्स। क्या कहते थे? बपही पुतही टैक्स। अब ये बपही पुतही क्लास में भी मैंने आपको बताया है, बपही पुतही टैक्स। ये बपही पुतही टैक्स क्या है भाई? तो बपही पुतही कर क्या है? तो किसी का अगर बाप मर गया और उसकी जमीन को बेटा को ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए तुमको टैक्स का पैसा जमा करना पड़ेगा और 30% अपनी जमीन का हिस्सा उसको कई कई जगहों पर स्थानांतरित करना पड़ेगा। आप सोचिए ना, अंग्रेज जब भारत आए उनके पास जमीन था कहां? कैसे इतना जमीन अंग्रेजों के पास हो गया? तो जब भी उत्तराधिकारी किसी का बाप मर जाए और बेटे के नाम पर जमीन ट्रांसफर कराना जाए, तो वैसी परिस्थिति के अंदर में ये कौन सा? तो बपही पुतही टैक्स वसूला जाता था। उसके अलावा हावही टैक्स वसूला जाता था। उसके अलावा 8वें नंबर पर हावही टैक्स वसूला जाता था। 8वें नंबर पर हावही टैक्स वसूला जाता था। हावही कर क्या है? हावही कर जानते हैं? हंसी आएगा आपको जब सुनेंगे कि हावही कर क्या है। अंग्रेज इतने कमीने हो सकते हैं आपको पता नहीं। जितने भी कोठी वाले लोग हैं, मतलब अंग्रेज लोग हैं, जितने भी यूरोपीय लोग हैं, तो अगर कोठी वालों को कोई बीमारी हो गई तो उसके बीमारी के लिए भारत के चंपारण के उस गांव के गरीब लोगों से पैसा वसूला जाता था। रैयत जो है, किसान जो है, कोठी वालों की बीमारी के खर्च के लिए पैसा देते थे और वो टैक्स क्या कहलाता था? तो हावही कर कहा जाता था, हावही खर्च कहा जाता था। बीमारी के लिए दिया जाता था। मतलब अगर कोई अंग्रेज बीमार हो गया, कोठी वाला कोई बीमार हो गया, अगर कोई कोठी वाला बीमार हो गया, नीलहे कोई बीमार हो गए, तो उस कोठी वाला की बीमारी का खर्च उठाने के लिए हावही टैक्स लोगों से वसूल लिया जाता था। और पैसा इकट्ठा करके अंग्रेज जो है क्या करते थे? चंदा करके इलाज कराते थे। ये अंग्रेज थे। 9वें नंबर पर अगर हम बात करें तो एक टैक्स वसूला जाता था जिसको कहते थे बेचाई टैक्स। बेचाई कर कहा जाता था। उसको क्या कहा जाता था? तो बेचाई कर कहा जाता था। ये बेचाई कर जो है, प्रति दुकानदार, जितने भी दुकान तुम खोले हो, अनाज बेच रहे हो, तो अनाज बेचने वाले दुकानदारों से 1 रुपया सालाना टैक्स वसूला जाता था। अनाज बेचने वाले, ये बेचाई कर होता था। और बेचाई कर अनाज बेचने वाले दुकानदारों से अनाज, अब छोड़ देते हैं, बहुत डिटेल, बहुत टाइम लग रहा है, और रहने दीजिए, दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, अगली बार कभी पढ़ा देंगे। अनाज बेचने वालों से 1 रुपए प्रति वर्ष, उस समय 1 रुपया कितना होगा ध्यान रखिएगा, 1 रुपए प्रति वर्ष टैक्स वसूला जाता था, जिसको हम क्या कहते हैं? बेचाई कर कहते हैं। ये अब सोचिए, आप तो सिर्फ चंपारण को चंपारण समझते हैं ना, आप तो सिर्फ चंपारण को चंपारण समझते हैं। अंग्रेजों से नफरत हो गया है सर। अभी तो कहां नफरत दिखाया है? अभी तो एक नफरत दिखाऊं? नफरत तुम्हारा मन करेगा कि थूक दे अंग्रेजों पर। अंग्रेजों ने ऐसा अत्याचार किया है कि मन करेगा कि थूक दे अंग्रेजों पर, गारंटी बोल रहा हूं। एक टैक्स है, बताऊं उस टैक्स का नाम? यहीं चंपारण में वसूला जाता था। एक टैक्स था जिसका नाम था, मन करेगा थूक दे अंग्रेजों पर, सगौड़ा। 10वां नंबर में लो, लिख लो। 10वां नंबर का टैक्स था, उस टैक्स को कहते हैं सगौरा। जानते हैं सगौरा कर क्या है? सगौरा कर चंपारण में अगर किसी बाप की बेटी विधवा हो गई है और अगर वो बाप चाहता है कि अपनी विधवा बेटी का सगाई दूसरे से कर दे, तो 5 रुपया लेते थे। विधवा की सगाई के बदले, याद रखिएगा, विधवा की सगाई के बदले 5 रुपए टैक्स लेते थे, तब होने देते थे। बादले 5 रुपए कर लेते थे, और उसी कर को क्या कहते हैं? सगौरा। ये अंग्रेज हैं, ये अंग्रेज हैं जो विधवा, बाप की बेटी विधवा हो गई, उसका ब्याह करने वालों से टैक्स लेते थे। और बताऊं इनका शोषण, जब बात निकली है तो पूरा ही कर लें, आ जाओ, जगह ही नहीं है बोर्ड पे अब।
11 नंबर, ग्यारह में एक कर वसूला जाता था जिसका नाम क्या था? उसका नाम हुआ करता था आमदी सलामी। क्या नाम था? आमदी सलामी। और जानते हैं आमदी सलामी क्या हुआ करता था? गांव में कैसे आप राजा हैं, यहां के आप अंग्रेज हैं, आप राजा हैं, गाड़ी निकाले और गाड़ी निकालकर चल दिए गांव में घूमने के लिए। तो कोई भी यदि अंग्रेज अधिकारी या कोई भी सरकारी व्यक्ति किसी गांव में जाता था तो कहता था हमको सलाम ठोको और 1 रुपया हमको टैक्स दो। रैयतों को सलामी भी देना होता है और 1 रुपया का टैक्स भी देना होता था। जब भी कोई आदमी गांव में जाता तो गांव में अंग्रेजों को वो बोलते कि भैया किसान तुम हमें सलामी दो, और सलामी देने के साथ साथ सलामी दो और प्लस 1 रुपए का ₹1 का टैक्स दो, क्योंकि हम अंग्रेज हैं, हम तुम्हारे गांव में आए हैं, हमारे कदम तुम्हारे गांव में पड़े हैं। ये अंग्रेज थे। मरवन टैक्स वसूला जाता था, मरवन टैक्स वसूला जाता था जिसको कहते थे मरवन कर। मरवन, ये मरवन क्या था? तो अंग्रेज चंपारण में मरवन वसूलते थे। अगर कोई बाप अपनी बेटी का ब्याह कर रहा है तो लड़की की शादी के समय 1 रुपया टैक्स जमा करना पड़ता था। तब वो कोठी वाले लोग कहते थे कि हाँ हाँ जाओ जाओ अपनी बेटी का ब्याह कर लो। इन कोठी वालों को शादी के समय कोठी वालों को क्या करना पड़ता था? सोच लीजिए, ये कोठा वाले हो जाते इससे बढ़िया। कोठी वालों को 1 रुपए टैक्स देना पड़ता था। 1 रुपए टैक्स, ₹1 टैक्स। तब वो जो है शादी वाला मामला निपटता था। 13 नंबर में इनका एक टैक्स था जिसका नाम था कोल्हू पेराई कर, जिसको कहते थे कोल्हुआन टैक्स। कोल्हू आवन टैक्स कहा जाता था, कोल्हू आवन टैक्स। और कोल्हू आवन कर आप जानते हैं ना, पहले तेल तेल के दुकानदार जितने भी होते थे उनसे 1 रुपया वार्षिक वसूला जाता था। प्रति वर्ष 1 रुपया चंपारण में लिया जाता था और उसको कहा जाता था कोल्हू आवन कर। 14 नंबर का टैक्स जिसको कहते हैं चुल्हियावन कर। आप जानते हैं ना कि जो चंपारण का इलाका है वहां हल्दी बहुत होता है ना, चुल्हियावन कर वसूला जाता था 14 नंबर में। चुल्हियावन, वाहन लिखा गया, चुल्हियावन कैसे लिखाएगा मुझे नहीं पता है। चुलियावन, वाहन, चुलिहावन कर वसूला जाता था। आप जानते हैं कि इस चंपारण के इलाके में हल्दी बहुत ज्यादा होती है, तो उस हल्दी को क्या करते थे लोग? उबालने के लिए चूल्हा जलाते थे। तो कहता था बहुत चूल्हा जला रहे हो, प्रति चूल्हा 1 रुपए का टैक्स दो, 1 रुपए का टैक्स दो, और उसका नाम था चुलिहावन टैक्स। सोच लीजिए, ये अंग्रेज थे कि जितना चूल्हा हल्दी को उबालने में लगाओगे उतने के लिए तुम क्या दोगे? तो हमें टैक्स दोगे। वो छोड़िए, अंग्रेज तो हमारा सुख दुख भी नहीं देखते थे। अंग्रेज हथियाही टैक्स वसूलते थे, हथियाही कर वसूलते थे। और यह हथियाही क्या होता था? मान लीजिए कि आप किसान हैं, अब कोठी वालों को मन कर दिया कि हम हाथी खरीदना चाहते हैं। अंग्रेज हैं, कोठी वाले का मतलब क्या? अंग्रेज वो चाहते हैं हाथी खरीदें, गाड़ी खरीदें, तो उसके लिए पैसा चाहिए ना। तो उसके लिए पैसा कहां से आएगा? तो भारत का किसान देगा। तो टैक्स का नाम था हथियाही कर। अब हथियाही कर मतलब अगर अंग्रेजों को, अगर कोठी वालों को गाड़ी खरीदना है, हाथी खरीदना है, तो हाथी खरीदने के लिए जो पैसा वसूली होती थी वो भारत के किसानों से होती थी। खरीदने के लिए जो है कर लगा देते थे और उस कर का नाम था हथियाही कर। मतलब हाथी खरीदने के लिए पैसा दो, इसलिए उसको कहते हैं हथियाही कर। 15 16 नंबर का टैक्स जो चंपारण पर लोगों के द्वारा लादा गया था उसको कहते थे बाट छपी कर। क्या कहते थे? बाट छपी कर। बाट छपी कर। बाट छपी कर का मतलब होता था कि आप किराना दुकानदार हैं, आप बाट रखिएगा ना, तौलने वाला, दूध बेचने वाला, तेल बेचने वाला, तो उनसे कहा जाता था कि 1 रुपया प्रति दर से तुम क्या दो? तो हमें टैक्स दो। और उस टैक्स का नाम क्या था? तो बाट छपी कर हुआ करता था। प्रति दुकानदार 1 रुपया। अब आपसे एग्जाम में कोई भी टैक्स पूछ लेगा तो क्या आप बता देंगे? तो ये थी चंपारण की पूरी कहानी जो मैंने शॉर्ट में आपको सुनाई, सिर्फ बिहार स्पेशल पे फोकस होकर। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। कैसा लगा आपको? ये कंटेंट कैसा लगा आपको?